ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। क्या आपने कभी सोचा है कि आम आदमी देश की राजनीति में शून्य हो चुका है? संसद में काम ठप है और बाहर उन मुद्दों पर सियासत हो रही है जिसमें जनता का कोई हित नहीं, कोई सरोकार नहीं। आपदा में अफसर की इस राजनीति का विश्लेषण आपके लिए होगा। देश की राजनीति में हाशिए पर खड़े किसानों और नौजवानों की बात भी होगी। हम दिखाएंगे कैसे देश की सियासत में सिर्फ सवाल हैं और जवाब देने वाला कोई नहीं है। तीसरी खबर में बात मध्य प्रदेश सरकार के उस बजट की होगी जिसमें गाय पर हर दिन 40 रुपए खर्च हो रहे हैं और कुपोषित बच्चों के हिस्से में 8 रुपए आ रहा है। गायों के मोहन बजट की रिपोर्ट भी आपके लिए होगी और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट बाबा के गुंडे। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात देश में आई सियासी आपदा की करेंगे। इस सियासी आपदा की चपेट में आज पूरा देश फंसा हुआ है। सियासी आपदा से मतलब है कि देश में जनता के मुद्दों पर सिर्फ सियासत हो रही है। इस सियासत में आम आदमी के हित की कोई बात नहीं हो रही, उनकी कोई जगह नहीं है। इसीलिए हमने इसे सियासी आपदा का नाम दिया है। 21 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र लगातार विरोध के बादलों में घिरा है। संसद में सार्थक बहस नहीं हो पा रही। सरकार जल्दबाजी में बिल पास करा रही है। सरकार कहती है सदन चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की है। विपक्ष कहता है सदन चलाना सरकार का काम है। कुल मिलाकर सत्र चालू है लेकिन संसद ठप है। हाँ, संसद के बाहर राजनीतिक दांव पेच खूब चले जा रहे हैं, लेकिन इस सियासी शोर में जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए वो नदारद है। जैसे बारिश, बाढ़ की आपदा में फंसे आम आदमी की कोई बात नहीं हो रही। अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे एसएससी छात्रों की समस्याओं पर कोई बात नहीं कर रहा। उन किसानों पर कोई बात नहीं कर रहा जो खाद के लिए परेशान है। राजनीतिक दलों ने अपनी सहूलियत से सियासी मुद्दों का चयन किया है और उन पर हंगामा हो रहा है। विदेश नीति, टैरिफ वॉर, एसआईआर, यही वजह है कि आज हम अपनी कवर स्टोरी में देश की सियासत को आईना दिखाने जा रहे हैं और इसका विश्लेषण भी होगा। बात आपदा से शुरू हुई है तो शुरुआत आपदा के दृश्यों के साथ ही कर लेते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, देश के 4 राज्य बारिश, बाढ़ वाली आपदा की मार झेल रहे हैं। क्या किसी नेता के चेहरे पर आपने इसको लेकर कोई भी परेशानी देखी है? शायद नहीं देखी होगी, क्योंकि नेता बाढ़ के पानी में तभी उतरते हैं जब जनता उन्हें वोट की बोट पर बिठाती है। बाकी जनता चाहे बाढ़ में डूबे या उनके घर डूब जाएं, नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। उत्तराखंड के धराली की तस्वीरें तो आप पिछले करीब 50 घंटों से हर जगह देख रहे हैं, लेकिन आज हम आपको यूपी, बिहार की तस्वीरें दिखाने वाले हैं, जहां आम आदमी बाढ़ से बदहाल है लेकिन सियासत में उसकी कोई बात नहीं है। वो किस हाल में है, एबीपी न्यूज की इस रिपोर्ट में देखिए। आपदा में अफसर वाली राजनीति के बीच देश के आम आदमी की हालत ये है, आती है तो वो डूब जाता है। न कोई शोर मचाता है और न ही कोई शिकायत करता है, क्योंकि जिस सरकार और सिस्टम के भरोसे वो बैठा है उसमें वो खुद को गुमशुदा पाता है। तस्वीरें यूपी के मिर्जापुर जिले की है, जहां आम आदमी भीषण बाढ़ की चपेट में है। घर, गांव, घाट सब लहरों में डूब चुके हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय हालात का जायजा लेने पहुंचे। ये मिर्ज़ापुर का संगठा घाट है जहाँ पर हम मौजूद हैं और संगठा घाट पे एकदम ऊपर की तरफ हैं और नीचे की तरफ में लगभग 50 से अधिक सीढ़ियाँ हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। आमतौर पर यहाँ से लगभग 100 मीटर आगे तक लोग बढ़कर और गंगा जी में स्नान करते हैं, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से जब से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है तब से अब धीरे धीरे जो है वो लोग ऊपर की तरफ में ही गंगा का जो आचमन है या जो स्नान है वो कर पा रहे हैं। बाढ़ ने आम आदमी से उसका घर बार छीन लिया है, लेकिन राजनेताओं को क्या फर्क पड़ता है? वो तो एसी कमरों में सोते हैं और एसी कार से चलते हैं। जैसे जैसे गांव के अंदर आप जाएंगे वैसे वैसे पानी और ज़्यादा पानी की स्थिति और ज़्यादा एक तरीके से भयावह कही जा सकती है और लोग इसी पानी से निकल करके अपने अपने काम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब दिक्कत तो बहुत है, घर गिर गया है, घर गिर गया है, रहने का ठिकाना नहीं है, दूसरे घर रहते हैं।
यही कुल दिक्कत है। चलो ठीक है। क्या नाम बाबा? हमारा कैलाश नाथ नगर। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे सब बनारस। दवाई लड़किया की दवाई 2-3 दिन से ख़त्म हुई, अब नाव यहाँ है ये नहीं तो जाते। यहाँ पर देखिए पानी जो है वो फ़िलहाल घुटने तक, जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ पर घुटने तक पानी है और ऐसे ही अंदर की तरफ में लोगों का कहना है कि कमर तक पानी है। मिर्जापुर हो, बनारस हो, प्रयागराज हो या पीलीभीत, हर तरफ बाढ़ की विभीषिका आम इंसान की मुसीबत का सबब बन रही है। वाराणसी में सैलाब की वजह से लोगों की रोजी रोटी तक संकट में घिर गई। नदी नालों की तरफ ना जाएं। आम सिर्फ नेताओं के वादों पर भरोसा करता है और बदले में उसे धोखा मिलता है। बिहार में चुनावी साल है, राजनेता वोटर वेरिफिकेशन के विवाद में उलझे हैं और आम आदमी सैलाब की परेशानी में फंसा है। तो इस इलाके में गांव में जितने गांव आसपास में हैं जहां पानी है वहां नाव मुझे अभी तक नज़र नहीं आई है। कई किलोमीटर पानी में चलने के बाद मैं हेमतपुर गांव के उन घरों तक पहुंच पाई हूं जहां घरों में पानी है और परिवार जो वहां रह रहा है उसने हिम्मत बांधी हुई है और एक उम्मीद है ऊपर वाले से कि पानी का स्तर यानी बाढ़ और बारिश में जो जल उनके घरों में जलस्तर बढ़ा है वो कम हो और उसके बाद वो आसान तरीके से, सुचारू तरीके से अपना जीवन जी सके। हालांकि नेता आपदा में अवसर खोजना जानते हैं। वो बाढ़ से राहत का वादा कर देते हैं लेकिन आम आदमी को फिर कुछ नहीं मिलता। उल्टा जो उसका खुद अपना होता है सिस्टम की बाढ़ में वो भी खो जाता है। सुइया गांव में ही बीते लगभग 1.5 घंटे से एक घर से दूसरे घर मैं इसी नाव के जरिए पहुंच रही हूं और इसमें क्या क्या है देख सकती हूँ। यस देख क्या सकते क्या हैं। है? साबुन, तेल, यही सब, चाउर। कितने का सामान हुआ ये टोटल? टोटल हुआ है 1548। 1548 रुपए का सामान हुआ। इसमें शैम्पू है, ये सर्फ है। फिलहाल भारत की बात में आज हमारी कोशिश आम आदमी की परेशानियों पर सरकार को आईना दिखाने की है ताकि आज नहीं तो कल देश के आम आदमी को देश की राजनीति में उसकी सही जगह मिल सके। आज हमारे पूरे विश्लेषण का जो शब्द है वो है आपदा, और आपदा में अफसर वाली सियासत। कुदरती आपदा में अफसर की राजनीति वाली रिपोर्ट तो आपने देख ली। अब बात उस आपदा की करते हैं जिसका शिकार देश का किसान और नौजवान हो रहा है। देश के छात्र और युवा अपनी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन सियासत में उनकी कोई नहीं सुन रहा। चुनाव में जो युवा राजनीति की धुरी बन जाता है, चुनाव के बाद वो सड़कों पर लाठियां खाता है। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से आई है, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों ने नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये अभ्यर्थी सरकार से STET परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे। JP गोलंबर के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद भी अभ्यर्थी नहीं रुके तो उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। ये हालात सिर्फ बिहार के छात्रों या युवाओं के नहीं हैं, बल्कि पूरे देश में युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। इसकी वजह है कि देश की राजनीति युवाओं से सिर्फ वादे करती है, उनकी असल समस्याएं नहीं सुनती। देश भर में SSC के छात्र भी कुछ ऐसे ही आरोप सरकारों और सरकारी विभागों पर लगा रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरह सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक SSC छात्रों के प्रदर्शन की चर्चा हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली के साथ पूरे देश में SSC छात्र अपनी समस्याओं को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रदर्शन अलग अलग तरीके से चल रहा है। ये छात्र कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के कुप्रबंधन का विरोध कर रहे हैं, जिसमें अंतिम समय में परीक्षा रद्द होने, एग्जाम सेंटर पर खराब हालात होने समेत तमाम परेशानियां शामिल हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान इन लोगों पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चित रहे। आज आम आदमी से जुड़े विश्लेषण में SSC छात्रों की आवाज को देश के सामने लाना जरूरी है। हमें TCS करवाता था, जो पेपर भी TCS बनवाता था। अब क्या हुआ, TCS खत्म हो गया, इन्होंने वेंडर दे दिया एडुकेटी को। वेंडर में आने के बाद ना उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उसके पास सेंटर है। जहां मन चाहे वहां सेंटर दे दे रहा, तबेला में सेंटर दे दे रहा, गांव में सेंटर दे दे रहा। कल लास्ट फेज 13 का कल एग्ज़ाम है, लास्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे अभी तक स्टेटस नहीं आया 3 एग्ज़ाम का, तो मैं कहाँ पेपर देने जाऊँगा। सर हमारी मांगे है कि अगर पहले TCS करवा था, अभी जिस नए टेंडर को दिया इसको हटाया जाए। सर ये ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे सेंटर्स का सेंटर हैक किया जा सकता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। बच्चे जैसे कि आप मान लीजिए 100 रुपये फॉर्म भरवाते हैं, कोई बात इससे दिक्कत नहीं है। आप 2000 किलोमीटर 200 किलोमीटर भेज रहे हैं, वहाँ जाने के बाद पता चल रहा है कि सेंटर ही कैंसिल हो गया है, और कोई बच्चा दे रहा है तो उसका माउस और कीबोर्ड जो सब कुछ दिक्कत आ रही है। नौजवानों के बाद बात किसानों की करते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर #farmer काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है।
हालांकि इससे किसानों का क्या फायदा है? कुछ भी तो नहीं, क्योंकि देश का किसान तो खाद के लिए लाइनों में, कतारों में लगकर खड़ा है। इसी शो में 2 दिन पहले हमने आपको मध्य प्रदेश के किसानों के हालात दिखाए थे। इन किसानों को खाद तक नहीं मिल पा रही है। खाद के लिए किसान घंटों घंटों तक लाइनों में लगे हुए हैं, तब भी उन्हें एक बोरी खाद नहीं मिल पा रही। लेकिन क्या सियासी गलियारों में अन्नदाता की पीड़ा को लेकर किसी भी दल ने आवाज उठाई? नहीं उठाई, क्योंकि किसानों की बात करने के लिए नेताओं के पास टाइम कहाँ है। हाँ, आज किसानों की चर्चा उस वक्त जरूर हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 50% टैरिफ लगाने के बाद पीएम मोदी ने बिना नाम लिए अमेरिका को जवाब दिया। तब पीएम मोदी ने कहा कि सरकार किसानों के हित से कोई समझौता नहीं होने देगी। अब आप कहेंगे किसान और ट्रंप के टैरिफ का क्या कनेक्शन है? दरअसल अमेरिका के साथ ट्रेड डील में कृषि सेक्टर को लेकर ही बात नहीं बन पा रही है। अमेरिका भारत के कृषि बाजार में अपना सामान बेचना चाहता है, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि ट्रेड डील तो अब दूर की बात है, क्योंकि फिलहाल ट्रंप के 50% टैरिफ पर देश के सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी दल सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं। इसी विरोध को दर्ज कराने के लिए आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक पोस्टर लेकर संसद पहुंचे, जिस पर लिखा था सरकार की विदेश नीति गुमशुदा हुई। यानी ट्रंप ने टैरिफ का जो खेल खेला है, उस पर देश की राजनीति का तापमान बढ़ा हुआ है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। 17% के बदला वो लोग 50 कर रहे हैं, हम क्यों 17 पे रुके? हम भी 50 तक कर सकते हैं। हम क्या ट्रम्प के भरोसे रोटी खा रहे हैं? देश को, जो हमारा इतना बड़ा देश है, इसमें अपार संभावना है। अब समय आ गया है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था के लिए कुछ फैसले लेने होंगे। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया भाई जो भी टैरिफ लगाए हम तैयार है। हम अगर ज़्यादा मेक इन इंडिया का काम हमारा बहुत तेजी से चल रहा है। भारत 4 नंबर पर इकोनॉमी में देश दुनिया भर में आया है। मेक इन इंडिया के माध्यम से हम जो प्रोडक्ट वहाँ से इंपोर्ट करते हैं उसको हम बाद में इंपोर्ट नहीं करेंगे। 50% भारत पे टैरिफ लगा दिया गया, अब चूने निकल रहा है। किस बात के लोग विश्व गुरु? तो आम आदमी से लेकर विपक्ष के नेताओं तक सवाल ही सवाल है, लेकिन न आम आदमी को उसके सवालों का जवाब मिलता है और न ही विपक्ष को उसके सवालों का जवाब मिल पाता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने एटम बम का जिक्र किया था। आज आरोपों और दस्तावेजों के साथ चुनाव आयोग पर वो एटम बम फोड़ दिया। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के चुनाव का जिक्र करते हुए आयोग के खिलाफ वोट चोरी के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने 7 फीट के कागजों का एक पहाड़ भी दिखाया, जो उनके सवालों पर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब की शक्ल में सौंपा गया था। आपको बताते हैं कि राहुल ने ईसी पर क्या आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने पूछा है कि वोटर लिस्ट सही है या गलत। शाम 5 बजे के बाद ज्यादा वोटिंग क्यों? एक ही पते पर कई वोटर के नाम क्यों? इसके अलावा राहुल ने पूछा है कि एक ही फोटो वाले कई वोटर कार्ड कैसे? पूरे देश में फर्जी वोटर कहां से आ रहे हैं? क्या सही वोटर वोट दे पा रहा है? चुनावी प्रक्रिया इतने महीनों तक क्यों चलती है? ईसी इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता? राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग ने सबूतों के साथ साइन किया हुआ शपथ पत्र मांगा है। वहीं बीजेपी ने राहुल के आरोपों का जवाब दिया है। यहाँ पे इलेक्शन चोरी करने का हमने एक मॉडल पकड़ा है। आप हिमाचल में जीतते हैं तो उस समय तो नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया। हमें यह मालूम है 100% कि मॉडल ये है, इस मॉडल को देश में रेप्लिकेट आसानी से किया जा सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन बीजेपी की पूरी मदद कर रहा है, ये 2 मिनट का काम। राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन की ये चरम सीमा है कि भविष्य में ऑपोजिशन का भी सरकार बना सकती है। तब चुन चुन कर एक एक अधिकारी को, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा।
आज हमने आम आदमी से जुड़े मुद्दों को लेकर अपना विश्लेषण तैयार किया था। अब वक्त उस विश्लेषण पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है। तो यूजर्स इसको लेकर लिख रहे हैं, विश्व गुरु बनने चले थे, अब टैक्स गुरु बन बैठे हैं। आम आदमी की रोजी रोटी और मूलभूत जरूरतों की पूर्ति तक के लाले पड़ रहे हैं। छात्र अपनी बात भी नहीं रख सकते, ऐसा दिन आ गया है। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का ओपिनियन था। आइए बढ़ते हैं आगे, अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, किस्मत किसी की भी चमक सकती है और कभी भी चमक सकती है, लेकिन अजब गजब मध्य प्रदेश में किस्मत चमकी है गाय की। ठीक सुना है आपने, कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। लेकिन इसी प्रदेश में सरकार कुपोषित बच्चों पर प्रतिदिन सिर्फ 8 से 12 रुपए तक खर्च कर रही है, जबकि गौशालाओं में गायों के लिए सरकार हर दिन 40 रुपए खर्च कर रही है। मध्य प्रदेश के श्योपुर, धार, खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा और बालाघाट जैसे आदिवासी बहुल जिलों में हालात चिंताजनक है। कई जिलों में हर 4 में से 1 बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित है, लेकिन इसके बावजूद मोहन सरकार ने कुपोषित बच्चों के लिए सिर्फ 8 रुपए का बजट तय किया है। आने चाहिए। आपको कुछ आंकड़े दिखाती हूं, तब आपको इस मुद्दे की गंभीरता का अंदाजा लग सकेगा। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर वाले राज्यों में से एक है। एमपी में हर 1000 बच्चे में से 41 बच्चों की जन्म के समय ही मौत हो जाती है। मध्य प्रदेश में 6 महीने से 5 साल तक की उम्र के 72.7% बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। 5 साल से कम उम्र के कम वजन वाले बच्चों की संख्या करीब 35.7% है। बीजेपी शासित इस प्रदेश में 1,36,000 बच्चे कुपोषित के रूप में पंजीकृत हैं। कुल 1,36,252 कुपोषित बच्चों में से 29,830 यानी करीब 22% बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। इन आंकड़ों पर शायद मध्य प्रदेश सरकार की नजर नहीं गई, या गई भी होगी तो इन्हें इग्नोर कर दिया गया। आइए बढ़ते आगे, हमारी तीसरी खबर उत्तराखंड के धराली में आई विनाशकारी आपदा से जुड़ी है। विकास के नाम पर उत्तराखंड में पहाड़ों को जिस तरह से जख्मी किया गया, अब वही पहाड़ इंसान को रास्ता देने को तैयार नहीं है। विकास के नाम पर पहाड़ों का ऐसा हाल कर दिया गया कि 3 दिन बाद भी एजेंसियां सड़क मार्ग से धराली नहीं पहुंच सकी हैं। सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हैं। जेसीबी मशीनों से सड़कों को दोबारा खोला जा रहा है, लेकिन मिट्टी और पत्थर लगातार खिसक रहे हैं। इसके बावजूद सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। इस पर आपको रिपोर्ट दिखाऊंगी, पहले आपको आज के अपडेट्स दिए देती हूँ। भटवाड़ी के पास एक वैकल्पिक मार्ग तैयार कर लिया गया है। चिनूक और 4 दूसरे हेलीकॉप्टर से आज दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। अब तक 274 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। सेना अपने स्निफर डॉग्स को धराली लेकर गई है ताकि मलबे के नीचे दबे लोगों को खोजा जा सके। आपदा में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। धराली में आए जल प्रलय ने धरती को जगह जगह से जख्मी किया है। सड़कें टूटी पड़ी है, मार्ग बंद है, न कोई आ सकता है न कोई जा सकता है। इस आपदा ने जमीन को खोखला कर दिया है। जहां तक नजर जा रही है, बस आपदा के निशान नजर आ रहे हैं। धराली में जो बड़े वाहन हैं, जो राहत सामग्री है सड़क मार्ग से जाने की, वो नहीं पहुंच पा रही है। जिन एम्बुलेंस को धराली पहुंचना है वो नहीं पहुंच पा रही हैं। इसके अलावा जो मशीनें यहां से जानी हैं ताकि जो राहत बचाव का कार्य है उसमें तेजी लाई जा सके, वो नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि सड़क मार्ग पूरी तरह से टूट गया है। संपर्क पूरी तरह से धराली से टूट गया है। जब तक भटवाड़ी की ये सड़क ठीक नहीं होती,
तब तक धराली तक नहीं पहुंचा जा सकता। सड़क के धंसने से न राहत सामग्री पहुंच पा रही है न एम्बुलेंस। सड़कें बंद होने की वजह से सिर्फ हेलीकॉप्टर ही एकमात्र सहारा है। नीचे आर्मी लोगों की जान बचा रही है और आसमान में एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में जुटा है। इसके अलावा 4 हेलीकॉप्टर और लगाए गए हैं ताकि जल्द से जल्द लोगों को निकाला जा सके। हेलीकॉप्टर यहां पहुंचा है और कुछ लोगों को लेकर के वहां से आया है, क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हमारे सामने अभी देखिए एक लेकर आए हैं एक व्यक्ति को जो कि घायल है, उसे अभी स्ट्रेचर पे लेकर आया जाएगा, क्योंकि वहां पर कई लोग ऐसे हैं जो घायल हैं, उनको इलाज की ज़रूरत है और इसी के लिए तमाम हेलीकॉप्टर राज्य सरकार ने लगाए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ से निकाला जाए। धराली में आई आपदा के बाद कई जगह लोग फंसे हुए हैं, लेकिन अब आर्मी इन लोगों का अलग अलग जगह से रेस्क्यू कर रही है। आज उनके चेहरे पर डर साफ नजर आया। इन्हें अब मातली लाया गया है। लोगों के सामने ही हुआ ये अब हम भी फंस चुके थे उसमें, तो प्रशासन की व्यवस्था तो काफी अच्छी है। हम काफी जल्दी रेस्क्यू हो चुके हैं। लोगों ने हमें अच्छे से रेस्क्यू करा दिया, यहाँ तक आ गए, अब आगे भी चले गए। धराली की ये ड्रोन तस्वीर आज की है, जहां गाद और कीचड़ के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। 50 लोग अब भी लापता हैं। सेना अब अपने स्निफर डॉग्स को धराली लेकर जा रही है ताकि जिंदगियों को बचाया जा सके। इस पूरे ऑपरेशन की कमांडिंग ऑफिसर श्वेता चौबे है, जिन्होंने आज एबीपी न्यूज को बताया कि ऑपरेशन किस तरह से चलाया जा रहा है। और हमारे यहाँ मातली में जो हेलीपैड है, वहाँ से सॉर्टीज़ जो हैं वो हर्षिल के लिए जा रही हैं। तो जो हमारी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, हमारे लोकल पुलिस, जो सिविल पुलिस के स्टाफ हैं और जो इक्विपमेंट्स हैं, राशन सामग्री, उन्हें भेजा जा रहा है। कैसे छुट्टू? जी जी राधे 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 राधे। आपके भक्त बहुत धक्का दे रहे हैं, महिलाओं को धक्का भी दिया जा रहा है महाराज जी। पुरुष बहुत धक्का देखिए, आपको मारपीट करते हुए इस वक्त चप्पल निकाल ली है, जूता निकाल लिया है। सर सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। आपको मार, इस लेडी ने हाथ उठाया, ये देखिए माइक देखिए कोशिश, आपने हाथ उठा, इन्होंने मारा है मुझे, आप मार रहे हैं। वो कहावत सुनी है ना आपने, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बस वही हाल अनिरुद्धाचार्य का है, जो सवाल पूछने पर इतने लाल हो गए कि उनके समर्थक हाथापाई और धक्का मुक्की पर उतारू हो गए। दिक्कत यह है कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य दोहरा बर्ताव करते हैं। वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। सच बोलने की दुहाई देते हैं और सवाल पूछो तो गुंडों को आगे कर देते हैं। कल रात यही तो हुआ। रात 12 बजे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अमेरिका यात्रा को खत्म करके दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और देश पहुंचने पर एबीपी न्यूज उनसे कुछ सवालों का जवाब जानना चाहता था, लेकिन एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह के सवाल पूछने से पहले ही उन्हें धक्का देकर पीछे किया जाने लगा। जब किसी तरह अजातिका ने आगे जाकर सवाल किया तो समर्थक के भेष में मौजूद लोग उनके साथ गुंडों जैसा बर्ताव करने लगे, लेकिन एबीपी न्यूज रुकेगा नहीं। हम उस जहरीली सोच के खिलाफ तब तक आवाज उठाते रहेंगे जब तक अनिरुद्धाचार्य ये मान नहीं लेते कि उन्होंने जो कहा वो मर्यादा और एक व्यक्ति के मूल अधिकारों और देश के कानून के खिलाफ था। देखिए तस्वीर, एक सेकंड में आ नहीं पा रही सर। अरे क्यों मार रही हो? मुझे यहाँ पे दिखाई तो दो, मैं दिखाई तो दूं। मेरे कैमरे के आगे तो मत आइए। अरे सर मेरे कैमरे के आगे मत आइए ना। महाराज जी आपके भक्त बहुत धक्का दे रहे हैं, महिलाओं को धक्का भी दिया जा रहा है महाराज जी। पुरुष बहुत धक्का दे रहे हैं। ये देखिए चप्पल निकाल ली है, जूता निकाल लिया है। सर सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। किसी महिला के साथ इस तरह का बर्ताव करने की बात लिखी गई है। आपको मार, इस लेडी ने हाथ उठाया, ये देखिए माइक देखिए कोशिश, आपने हाथ उठाया, इन्होंने मारा है मुझे, आप मार रहे हैं। आप बदतमीजी, इन्होंने मारा है मुझे, आप मार रहे हैं। देखिए किस तरह से लगातार एक एक भक्त आपको मीडिया के ऊपर चढ़ता हुआ नजर आएगा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, दरअसल यही आपका असली चरित्र है।
क्योंकि अपनी कथाओं में भी आप महिलाओं के खिलाफ जहर उगलते हैं और इस बार आपकी और आपके लोगों की मौजूदगी में एक महिला संवाददाता से अभद्रता की गई है। लगातार इनके जो भक्त हैं, इनकी भी तस्वीर देखिए, कोई बाल पकड़ता है तो कोई रोकने की कोशिश करता है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें बुधवार रात 12 बजे की हैं, जब अमेरिका से लौट रहे अनिरुद्धाचार्य का दिल्ली एयरपोर्ट पर इंतजार हो रहा था। उनके स्वागत के लिए तमाम समर्थक वहां मौजूद थे और एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह बाबा से उनकी अमर्यादित बयानबाजी पर कुछ सवाल पूछने के लिए वहां खड़ी थी। लेकिन जैसे ही अनिरुद्धाचार्य की पहली झलक दिखाई देती है और वो गेट के करीब आने लगते हैं, अजातिका को धक्का मारकर पीछे धकेलने की कोशिश होने लगती है ताकि वो सवाल न पूछ सके। देखिए तस्वीर, एक सेकंड में आ नहीं पा रही सर। अरे मुझे क्यों मार रही हो? मुझे यहाँ पे दिखाई तो दो, मैं दिखाई तो दूं। मेरे कैमरे के आगे तो मत आइए। अरे सर मेरे कैमरे के आगे मत आइए ना। क्या कर रही हूँ? देखिए स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी पहुंच गए, सर हमसे बात करेंगे। महाराज जी, आपके भक्त बहुत धक्का दे रहे हैं। महिलाओं को धक्का भी दिया जा रहा है महाराज जी, पुरुष बहुत धक्का दे रहे हैं। महाराज जी सिर्फ महिलाओं के लिए आप बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं सब कुछ? जब आप बोल रहे हैं कि 25 साल की 25 साल की उम्र में कई जगह मुंह मारी जाती है, का क्या मतलब सब बता दिया गया कथा में बेटा। लिविंग क्यों इतना सवाल पूछ? क्या हो गया अनिरुद्ध? अरे उनसे बात करो ना। देखिए लगातार समझ गए ना आप? अनिरुद्धाचार्य उन्हीं सवालों का जवाब दे रहे थे जिनका देना चाहते थे। जिसका जवाब नहीं देना था उस पर वो मौन धारण किए थे। जब एबीपी न्यूज संवाददाता ने बार बार कहा कि धक्का दिया जा रहा है तो अनिरुद्धाचार्य सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए थे, लगातार मुस्कुरा रहे थे। वो चाहते तो अपने समर्थकों को गुंडों की तरह बर्ताव करने से रोक भी सकते थे। आपके भक्त लगातार धक्का देखिए, तस्वीर देखिए किस तरह से महिला को लगातार मारपीट की जा रही है, रोका जा रहा है। बस करो, नो हम अपना काम अभी सफर करके आए ना, शर्म तो नहीं आ रही ना आपको? तमाम ऐसे भक्त मिलेंगे, ऐसे तमाम भक्त मिलेंगे। मैडम हम सच के साथ हैं। एक महिला होकर आप ऐसी बात कह रही हैं। अनिरुद्धा जी, अनिरुद्ध तिवारी क्यों सफाई नहीं दे रहे? ये तो सफाई ले लो, सफाई इनसे लो ना। आंखों के सामने महिला संवाददाता से बदसलूकी हो रही थी, लेकिन धर्म का पहाड़ा पड़कर कारोबार चलाने वाले बाबा ने अधर्म पर चुप्पी साध ली थी। संवाददाता अजातिका सिंह मौके पर डटी रही और देश की बेटियों के सम्मान से जुड़े सवाल पूछती रही। आपको मार, इस लेडी ने हाथ उठाया। ये देखिए माइक देखिए, कोशिश आपने हाथ उठा, इन्होंने मारा है मुझे, आप मार रहे हैं। लेकिन अनिरुद्धाचार्य ने मौन व्रत धारण कर रखा था और उनके भक्त उग्र होते जा रहे थे। अगर अनिरुद्धाचार्य अपने भक्तों को इस बदतमीजी से रोक देता तो वो लोग ऐसा नहीं करते। इसी समय एक महिला ने मुझे मारने की कोशिश तक की। उस समय कैमरा लगातार अनिरुद्धाचार्य की गाड़ी की तरफ था, इसलिए वो हिस्सा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मारपीट करते हुए ये जो भक्त हैं ये नजर आएंगे। कैसे एक महिला अजातिका को धक्का दे रही है। इस लेडी ने हाथ उठाया, आपने हाथ उठाया, आपने हाथ कैसे उठाया है? और फिर सफेद कुर्ते और धोती में माथे पर तिलक लगाए और गुस्से से आंख लाल करते हुए एक शख्स एबीपी न्यूज संवाददाता को मारने के लिए दौड़ता है। इस वक्त रात के 12 बजे इन्होंने मारा है मुझे, आप मार रहे हैं। देखिए किस तरह से लगातार एक एक भक्त आपको मीडिया के ऊपर चढ़ता हुआ नजर आएगा। अनिरुद्धाचार्य के समर्थक गुंडों की तरह एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं और तभी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के लिए मौजूद सीआईएसएफ के जवान आगे आते हैं। ये देखिए माइक खींचने की कोशिश, माइक खींचना। मैं क्यों मारूं? सर देखिए
ये देखिए चप्पल निकाल ली है, जूता निकाल लिया है। सर सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। जरा सोचिए, कैमरा ऑन था तब ये एक महिला संवाददाता के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे थे। अगर कैमरा बंद होता तो क्या करते? अब इस तस्वीर को देखने के बाद देश के आम नागरिक ही बताएं कि क्या कोई संत या कथावाचक ऐसे बर्ताव को बढ़ावा देता है? क्या अनिरुद्धाचार्य इस बदतमीजी को रोकने की कोशिश नहीं कर सकते थे? क्या अनिरुद्धाचार्य ने समर्थकों के नाम पर गुंडे पाले हैं? एबीपी न्यूज के सवालों से डरे तो अनिरुद्धाचार्य गुंडों के सहारे हो लिए। सवालों का जवाब नहीं था तो गुंडागर्दी करने पर उतारू हो गए। सबसे अहम बात, महिला संवाददाता के साथ हुई अभद्रता के लिए माफी मांगेंगे अनिरुद्धाचार्य। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर एबीपी न्यूज के संवाददाता के साथ ये बर्ताव हुआ क्यों। पंद्रह साल पहले देश की सर्वोच्च अदालत ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि लिव इन संबंध गैर कानूनी नहीं है और इसके साथ ही यह भी साफ किया था कि अनुच्छेद 21 के तहत साथ रहना जीवन जीने के अधिकार में आता है। यानी जो बात आज से 15 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है, उसे पाप, अमर्यादित और अशोभनीय बताकर अनिरुद्धाचार्य अपनी धर्म की दुकान चला रहे हैं। वरना बताइए, जो बाबा हजारों लोगों को बिठाकर प्रवचन सुनाता हो, वो भला इतनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? अनिरुद्धाचार्य को मर्यादा में रहने को कहा तो उन्हें मिर्ची लग गई। देश के संविधान और कानून व्यवस्था का हवाला दिया तो उनके अहंकार को चोट लग गई। वैसे कोई पहली बार नहीं है जब अनिरुद्धाचार्य ने अपनी घिनौनी सोच का परिचय दिया है। लड़कियों के खिलाफ अनिरुद्धाचार्य पहले भी अमर्यादित टिप्पणी कर चुके थे, लेकिन कोई बात नहीं। जब जब ऐसे बाबा अपना रास्ता भटक जाएंगे, तब तब हम उन्हें याद दिलाएंगे कि मर्यादा, कर्तव्य और जिम्मेदार पद पर बैठने का मतलब क्या होता है। देखिए, इसीलिए तो जैसे ही अनिरुद्धाचार्य और उनके समर्थकों ने एबीपी न्यूज का माइक देखा, उनके घाव जैसे हरे हो गए और फिर सवालों का जवाब देने के बजाय ऐसा बर्ताव हुआ। ये नजर आएंगे, इस लेडी ने हाथ उठाया। अनिरुद्धाचार्य लगातार महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और उन्हें चरित्र प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। यदि आप लड़का लड़की साथ में हैं और आपने विवाह कर लिया तब तो आप अच्छे हैं, लेकिन आप इसके संग रह लिए, फिर उसके संग रह लिए, फिर उसके संग रह के फिर चौथे से आप विवाह करेंगे तो हमारे शास्त्र में ऐसी स्त्री को पतिव्रता नहीं बोला जाता। अनिरुद्धाचार्य के बेशर्म बोल का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने 14 साल में ही लड़कियों की शादी करने की वकालत कर डाली थी। दरअसल उनकी कथा का दायरा लड़कियों के चरित्र, फिसलती जवानी और पवित्रता के इर्द गिर्द ही सिमटा रहता है। तो चलिए, अनिरुद्धाचार्य थोड़ा आपकी आंखों पर पड़ा पर्दा भी हटाते हैं और जो झूठ आप फैला रहे हैं उस पर भी विराम लगाते हैं। बड़ी खबर आ रही है छांगुर के अवैध धर्मांतरण रैकेट से जुड़ी हुई। अवैध धर्मांतरण मामले में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। 2 आरोपी शहाबुद्दीन और सबरोज को गिरफ्तार किया गया है। छांगुर बाबा पर एक और नया खुलासा हुआ है। छांगुर 40 देशों में पैठ और 20,000 शागिर्द होने की धौंस जमाता था। और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ जेल से छांगुर बाबा को लेकर एटीएस की टीम निकल गई है। 16 जुलाई तक छांगुर बाबा एटीएस की रिमांड पर है। जो देश के खिलाफ होगा, एबीपी न्यूज उसके खिलाफ होगा। आप कितना भी झूठ फैला लें अनिरुद्धाचार्य, हम सच की जुबान से उसका जवाब देंगे। तो मीडिया पर सवाल उठाना था तो बाढ़ का मुद्दा याद आ गया। तो चलिए इसको लेकर भी भ्रम के बादल दूर कर देते हैं। अब सवाल यह है कि जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रयागराज के निचले इलाकों को डुबोने के पीछे क्या गंगा नदी की गलती है या फिर सिस्टम में ही कहीं कोई खोट है? आपको मार, इस लेडी ने हाथ उठाया। ये देखिए माइक, देखिए कोशिश, आपने हाथ उठा, इन्होंने मारा है मुझे, आप मार रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य, हम आपसे सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि आपको देश के हजारों लोग सुनते हैं, आप पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और एबीपी न्यूज उन मुद्दों की बात करता है जो जनता के हितों से जुड़ी हुई होती है, फिर चाहे बाढ़ में फंसी जनता का दर्द दिखाना हो,
बार बार आती बाढ़ पर सरकार से सवाल पूछना हो या फिर आपसे सवाल पूछना हो, जो देश के कानून को ठेंगा दिखाकर अपने भक्तों के सामने जो मन में आता है कहता है और हवाला हिंदू शास्त्रों का देता है। अनिरुद्धाचार्य की सुई यहीं पर अटकी हुई है। उनका जोर इस बात पर है कि लड़कियां बिना पढ़े, बिना देश के विकास का हिस्सा बने, बिना आगे बढ़े ससुराल चली जाएं। ऐसा होगा तो समाज सुरक्षित होगा। एबीपी न्यूज ने वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में एक बार फिर महाराज जी से उनकी पवित्रता पर तय की गई हुई परिभाषा पर सवाल पूछा, तो सुनिए क्या जवाब मिला। आप जिनके संग रहें उनसे ही विवाह करें। अगर नहीं करते हैं तो वो चरित्रहीन हो जाएगा, कोई भी, चाहे पुरुष हो या महिला। तो आपके हिसाब से वो चरित्रवान रहेगा? मैं तो आपके हिसाब से पूछ रहा हूँ, हम तो इस दुनिया में सीख ही रहे हैं अभी। आप तो देखिए कथावाचक है। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो पराई स्त्री और पराई पुरुष दोनों से बचे। यदि बचा है तो वो पवित्र माना जाएगा, नहीं बचा तो अपवित्र ही माना जाएगा। एबीपी न्यूज ने गौरी गोपाल आश्रम में मौजूद बाबा के भक्तों से भी सवाल किया, तो सुनिए कैसे महिला बता रही है कि शादी से पहले अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। आजकल लोग करियर भी देखते हैं, पहले शादी लेट भी करते हैं, पहले करियर बनाना चाहते हैं लड़कियां भी और लड़के भी। तो कुछ लोग होते हैं ना जाने करियर बनाना है ना किसी और चीज पे फोकस करना है, तो उन लोगों की हो जाना चाहिए। बट जो करियर पे इंटरेस्ट दे रहा है या किसी और चीज में वो जाना चाहते हैं तो उनके हिसाब से शादी होना चाहिए। मतलब खुद हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, धर्म में कट्टर होने के फायदे बताएंगे, शिक्षा से ऊपर धर्म को रखेंगे और आरोप मीडिया पर लगाएंगे कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि हम सिर्फ अपना काम करते हैं और आप भी समाज और धर्म के ठेकेदार बने बिना सिर्फ कथा ही बांटेंगे तो आपसे भी हमारा कोई वास्ता नहीं होगा। आप अपना काम कीजिए, हम अपना करेंगे। और हाँ, बदतमीजी तो कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इसी के साथ भारत की बात में बस इतना ही। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।